हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से जो शाहजहाँ के चार बेटे होते हैं उनके बीच में बैटल होती है फॉर वॉर ऑफ सक्सेशन, और उसमें जो विक्ट्री होती है वो होती है औरंगजेब की। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो औरंगजेब है वो किस तरह से उस विक्ट्री को पाने में कामयाब होता है, साथ में अब जो आगे उसका जो रूलिंग पीरियड होगा किस तरह से वो उस पर काम करता है। तो एक एक करके सब चीज़ों को जानेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोस के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स में। और ये वीडियो आपको, मैं कहती हूँ 100% ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। अगर आपको सही में फ़ायदा पहुँचाती है तो पूरा लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताना। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी। औरंगजेब की जो पहचान थी, सबसे पहले जो उसका नाम था। देखिए, हमने देखा कि किस तरह से जितने भी जो रूलर अब तक आए हैं वो कुछ टाइटल एज्यूम करते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का एक रियल नेम होता है, जो उनका ओरिजिनल जो नेम होता है। तो उसी तरह से जो औरंगजेब था उसका जो असली नाम था वो था मुहीउद्दीन मोहम्मद, और उसको आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बाद में जो औरंगजेब है वो भी उसका जो नाम है वो मिलता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो उसके और जो बाकी नाम थे, अगर पूछते जाता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, तो मुहीउद्दीन मोहम्मद और आलमगीर। जन्म की बात करें तो 3 नवंबर 1618 में दाहोद, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। पेरेंट्स शाहजहाँ और जो मुमताज़ महल थी उन्हीं का ये बेटा था। डेथ की बात करें तो 3 मार्च 1707 में भीनगर अहमदाबाद अहमदनगर में इसकी डेथ हो जाती है। जो उसकी वाइफ थी एक नवाब बीवी, ठीक है, दिलरास बानो बेगम और औरंगाबादी महल, ठीक है, ये इसके तीन इसकी जो वाइफ थी। चिल्ड्रन भी इसके काफ़ी थे, जैसे कि जो जैब उन निशा, ठीक है ना, मोहम्मद सुल्तान, जीनत उन निसा, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर उन निशा, जुबादत उन निशा, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर। ये जो अकबर है यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत होना, वो अकबर दूसरा था, ठीक है ना, जिसके बारे में पढ़ा है ग्रेट अकबर, ठीक है ना, और यहाँ पर ये औरंगजेब का बेटा है अकबर। मेहरुनिशा। मेहरुनिशा भी हमने देखा था कि जो जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नाम था मेहरुनिशा, जिनको आगे चल के नूरजहाँ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दो मेहरुनिशा है, जो एक जहांगीर की वाइफ थी और ये है औरंगजेब की बेटी। उसके बाद है मोहम्मद काम बख्श। ये इनके जो चिल्ड्रन थे, ये उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनके अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं। हालांकि काफ़ी कुछ जो पार्ट है मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि इनका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। ये तीसरे बेटे थे प्रिंस खुर्रम के। प्रिंस खुर्रम को ही हमें पता है जो शाहजहाँ है उनका जो बचपन का नाम था वो प्रिंस खुर्रम था। और जो पर्शियन प्रिंसेस थी अर्जुमंद बानो बेगम, उनके ये बेटे थे। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी बेटी थी? आशफ खान की, ठीक है। और जो आशफ खान थे उन्हीं की बहन नूरजहाँ थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंस खुर्रम थे उनकी जो स्टेप मदर थी उन्हीं की डॉटर थी ये, जिनको हम आगे चल के मुमताज़ के नाम से जानते हैं। औरंगजेब तीसरे बेटे थे शाहजहाँ के। इनके तीन और भाई थे और तीन इनकी सिस्टर भी थी, और सारे मिला के जो मुमताज़ है, जिसकी हमें पता है कि उनके 14 बार मतलब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से उनके जो 7 बच्चे थे उनकी होते ही डेथ हो गई थी, लेकिन उनके जो 7 बच्चे थे वो जिंदा थे, जिसमें औरंगजेब के 3 भाई थे और 3 उनकी सिस्टर्स थी। तो इस तरह से वो 7 बच्चे थे। ये 6 मुगल एम्पर हुए हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले बाबर आते हैं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और अब आएगा औरंगजेब। तो इस तरह से ये सिक्स थे, ठीक है ना। और लास्ट इफेक्टिव वन इसलिए कहा है क्योंकि देखिए, जब ग्रेट मुगल्स की बात होती है तो उसमें बाबर से लेके औरंगजेब तक ही काउंट होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मुगल्स आते हैं उनको हम लेटर मुगल्स में कंसिडर करते हैं, और वो इनके जितने हम कहेंगे ना तो ब्रेव होते हैं, ना स्ट्रांग होते हैं, ना अपने एरिया को एक्सपेंड कर पाते हैं। उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसीलिए अगर हम ग्रेट मुगल्स रूलर की बात करते हैं, ग्रेट इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई महान काम करे थे, बल्कि ग्रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो बाद के जो रूलर्स आते हैं, जो सक्सेसर आते हैं, वो उतने वीक नहीं होते हैं। दोनों की पावर को जब कंपेयर करते हैं तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने अपना जो एरिया था उसको एक्सपेंड किया, अपने पॉलिसीज़ को एक्सपेंड किया, और एक काफ़ी लंबे टाइम तक ये रूल करके गए हैं। इसलिए इनको ग्रेट मुगल की कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनके बाद वाले रूलर्स हैं उनको लेटर मुगल। तो ग्रेट मुगल की कैटेगरी में जो औरंगजेब होता है वो लास्ट नंबर पे आता है, क्योंकि इसके बाद और कोई दूसरे इतने ग्रेट मुगल नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर बार देखिए होता क्या है कि पहले जब तक रूलर होता है, जो किंग होता है, जब तक वो होता है उसके टाइम तक कोई भी वॉर सक्सेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा देखा जाता है कि शाहजहाँ जिंदा होता है, उसके सामने ही उसके जो बेटे हैं उनमें झगड़ा होने लगता है कि अगला सक्सेसर कौन बनेगा, शाहजहाँ के खिलाफ जाके, क्योंकि शाहजहाँ तो क्या चाहता था कि उसका जो अगला सक्सेसर है वो दारा बने, और वो उस चीज़ को डिक्लेयर भी कर देता है। लेकिन उसके जो बेटे होते हैं वो उस चीज़ को मानते ही नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं सब शाहजहाँ की आंखों के सामने ही होते हैं, और यहाँ तक कि जब औरंगजेब जीत जाता है उसके बाद वो जो अपने फादर शाहजहाँ को इम्प्रिजन भी कर देता है, कैद कर देता है। और कम से कम ये जो
शाहजहाँ है वो अगले 6 से 8 सालों तक वो उसके अंदर ही कैद रहता है, एक जो कैद खाना बना देता है उसके अंदर ही कैद रहता है और अपनी आखिरी सांसें भी उसी में लेता है। तो इस समय कहीं ना कहीं समझ आता है कि शाहजहाँ इतना पावरफुल नहीं था। अब देखिए होता क्या है, शाहजहाँ ने अपने जिंदे पे ही कि उसके बेटों में झगड़ा ना हो, तो इसीलिए उसने अपने चारों बेटों को इंपॉर्टेंट और सारी जो जगह थी उसको बराबर बांट के दे रखा था। जैसे कि जो शाह सूजा था उसको बंगाल दे रखा था, मुराद को गुजरात दे रखा था, ठीक है, जो दारा शिकोह था उसको नॉर्थ दे रखा था, औरंगजेब को साउथ दे रखा था, जिससे कि इनमें कोई झगड़ा ना हो। लेकिन बाद में जैसे ये रूमर फैला दिया जाता है कि जो शाहजहाँ है उसकी तो हो गई डेथ, है ना, उसके जो बाकी बेटों को लगता है कहीं इस बात का फायदा दारा ना उठा ले, क्योंकि आखिरी जो समय था वो दारा ही शाहजहाँ के साथ था और सबको क्या बनना था, सबको थ्रोन चाहिए था। सब थ्रोन को पाने की चाह में, लड़ने भिड़ने में बिल्कुल एकदम उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी कि नहीं मैं बनूंगा मैं बनूंगा। जो मुराद था वो उस समय गवर्नर था गुजरात का, दारा शिकोह गवर्नर था नॉर्थ का और साथ में उसको डिक्लेयर कर दिया था सक्सेसर भी। औरंगजेब था गवर्नर उस समय साउथ का और शाह सूजा था बंगाल का। चारों को यही लग रहा था कि जो अगला जो थ्रोन है वो मुझे मिलना चाहिए, सक्सेसर मुझे बनना चाहिए, और सब अपने आप को कर देते हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो औरंगजेब होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, औरंगजेब को पता था कि अगर वो अकेला जाएगा नॉर्थ में शाह सूजा पे, वो सॉरी दारा शिकोह पे अटैक करने के लिए, तो वहाँ पर शाहजहाँ की पूरी आर्मी उसके साथ होगी, मैं अकेला वहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने मुराद भाई, जिसका भाई होता है मुराद, जो गवर्नर होता है गुजरात का, उससे मिला लेता है हाथ कि हम दोनों मिल जाते हैं और फिर हम चल के कहाँ अटैक करेंगे, दारा पे करेंगे। तो यहाँ ये इनकी जो सिक्योरिटी प्लानिंग इनकी चलती रहती है। लेकिन जो शाह सूजा होता है यहाँ इसको इतना इंतजार नहीं होता, ये अपनी आर्मी लेकर चल देता है दारा पर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो शाह सूजा होता है वो बुरी तरह से हार जाता है दारा की जो आर्मी होती है उसके सामने। और उसके बाद फिर मुराद और औरंगजेब फिर दारा शिकोह पर अटैक करते हैं, जिसमें जो दारा शिकोह है वो बार बार 2 बैटल में हार जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए शुरू में मैंने आपको बता दिया, चारों भाइयों में झगड़ा हो जाता है शाहजहाँ के सामने ही कि अगला सक्सेसर है वो कौन बनेगा। उस समय शाहजहाँ जिंदा होता है और अपनी जिंदा पे ही वो अपना जो बड़ा बेटा होता है दारा शिकोह उसको सक्सेसर नियुक्त कर देता है। लेकिन उसके बाद भी उसके जो बेटे होते हैं वो उसके इस डिसीजन के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि इस्लाम में, इस्लाम लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया है कि पिता की मृत्यु के बाद कौन सा बेटा उसका सक्सेसर बनेगा। जैसे कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो बड़ा बेटा होता है उसको सक्सेसर बना दिया जाता है, वैसा इस्लाम लॉ में कुछ भी मेंशन नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमें इस्लाम लॉ, जो ये इस्लामिक जो रूलिंग होती है, मतलब ये जो रूलर्स होते हैं, इन्हीं के बीच में हमें सबसे ज़्यादा झगड़े देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारी बैटल्स होती हैं इन चारों बेटों के बीच में, जिसमें पहली बैटल होती है बैटल ऑफ बहादुरपुर। ठीक है, ये बैटल ऑफ बहादुरपुर में शाह सूजा आता है सबसे पहले लड़ने के लिए। जो शाह सूजा होता है ये सबसे पहले बंगाल से भागता है यहाँ से दारा पर अटैक करने के लिए। लेकिन इस बैटल में, बैटल ऑफ बहादुरपुर में, जीत जाता है दारा शिकोह और जो शाह सूजा है बंगाल का गवर्नर वो यहाँ पर हार जाता है। तो इसका ये रिजल्ट निकलता है। उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ धर्मत होती है। इस बैटल ऑफ धर्मत में क्या होता है, ये जो बैटल होती है ये होती है मुराद के और दारा शिकोह के बीच में, इन दोनों की आर्मी में। यहाँ पर जो मुराद है वो जीत जाता है और यहाँ पर दारा शिकोह है वो हार जाता है। अब फाइनल एक बैटल होती है बैटल ऑफ समूगढ़। ये बैटल ऑफ समूगढ़ होती है औरंगजेब के बीच में और दारा शिकोह के बीच में। इस बैटल में भी जो दारा शिकोह है वो हार जाता है, औरंगजेब यहाँ पर जीत जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर क्या गलती हो जाती है दारा शिकोह से कि वो अपने हाथी को छोड़ के वो घोड़े पे बैठ जाता है बैटल के बीच में, और उसकी जो आर्मी होती है उसको लगता है कि जो हमारा लीडर है उसकी या तो डेथ हो गई है या फिर वो हमें छोड़कर भाग गए हैं। और इस वजह से उनकी जो हिम्मत होती है, वो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और इसी के चलते एक जीतती हुई बैटल को, जो बैटल अभी तक फेवर में थी दारा के, अब वो उस बैटल को हार जाता है और जीत हो जाती है औरंगजेब की। और इस तरह से जो इस बैटल में औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीतने के बाद फिर करता क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि शुरुआत में जब वो मुराद के साथ जब हाथ मिलाता है कि हम दोनों मिलकर दारा पर अटैक करेंगे, तो वो उसको प्रॉमिस करता है कि ना मैं तुम्हें क्या क्या दे दूंगा, पंजाब दे दूंगा, सिंध दे दूंगा, काबुल दे दूंगा। लेकिन बाद में जैसे ही औरंगजेब को मिल जाती है गद्दी, मिल जाता है उसको जो थ्रोन है, अब वो मुराद से बिल्कुल अपना पीछे छुड़ाने के लिए उसकी जो मुराद की डेथ करवा देता है, ग्वालियर फोर्ट में उसका मर्डर करवा देता है। अब यहाँ पर जितनी भी जो पावर थी सारी की सारी मिल गई है औरंगजेब को। और यहाँ से मैंने कहा अब एक कट्टर जो मुस्लिमवाद है वो शुरू होगा, क्योंकि जो औरंगजेब था वो एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। कॉरोनेशन होता है, हालांकि जो कॉरोनेशन होता है वो होता है फादर की डेथ के बाद, लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब है वो शाहजहाँ के जीते जी ही जो कॉरोनेशन है वो करवा लेता है, जो राज्याभिषेक होता है वो करवा लेता है और अपने पिता को डाल देता है आगरा फोर्ट की एक जेल में। और वहीं पर ही 8 साल रहने के बाद जो शाहजहाँ होता है उसकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब ने अपने सारे जो भाई होते हैं उनको अपने रास्ते से हटा चुका था और बैटल ऑफ समूहगढ़ के बाद अब जो औरंगजेब था वो सबको उसने हरा दिया। अब यहाँ पर वो बैठ जाता है पिकॉक थ्रोन पर। पिकॉक थ्रोन आपको पता ही है, जो शाहजहाँ ने बनवाया था 13 जून 1659 में, जो शालीमार बाग होता है दिल्ली में, वहाँ उसका कॉरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है और उसके बाद वो पिकॉक थ्रोन पे बैठ के अपने आप को एम्परर ऑफ इंडिया बताता है। टाइटल लेता है वो मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर,
पूरा इतना बड़ा वो टाइटल लेता है। और फिर लेता है गाजी, जो गाजी की उपाधि भी लेता है। गाजी की उपाधि सभी मुगलों ने नहीं ली थी, अभी औरंगजेब ने ली है। औरंगजेब से पहले जहांगीर ने ली थी और जहांगीर से पहले बाबर ने ली थी। तो ग्रेट मुगल्स में ये 3 जो रूलर होते हैं, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब, यही जो गाजी का जो टाइटल होता है इसको लेते हैं। तो ये आप याद रखना। सबसे पहले इसका नाम, कि इसका जो पूरा नाम था मोहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था, और दूसरा ये गाजी का भी टाइटल लेता है। अब देखिए रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करते हैं औरंगजेब की। जो औरंगजेब था, हम कहेंगे कि इसे कहा ज़रूर ग्रेट गया है, लेकिन ग्रेट वाले काम इसके कहीं से नहीं थे। अभी सबसे ज़्यादा रिलेशन ख़राब होते हैं मुगलों के, चाहे वो जाट के साथ हो, चाहे वो राजपूतों के साथ हो, चाहे वो सिख के साथ हो। सबसे ज़्यादा जो रिलेशन ख़राब होंगे वो इसी के टाइम पर होते हैं। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कट्टर बिल्कुल मुस्लिम था, तो किसी और धर्म के लिए कोई भी रिलीजियस टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल थी ही नहीं इसके टाइम पे। औरंगजेब एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, जो किसी और धर्म में विश्वास नहीं करता था और ना उनको एक्सेप्ट करता था। मतलब अभी तक तो जो दारा था वो क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया दारा की अच्छी बात ये थी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस इंसान था, सब धर्मों की बराबर इज्जत करता था। लेकिन औरंगजेब ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपने धर्म को ही ट्रू मानता था, बाकी सारे रिलीजन उसके लिए फेक थे। उसके बाद जो मुस्लिम जो लोग थे उस समय के, वो उसको जिंदा पीर बोलते थे। जिंदा पीर को जैसे हम यूनिटी ऑफ सेंट भी बोलते हैं। देखिए जिंदा पीर उसको नाम क्यों दिया हुआ था, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम जो उलेमास थे वो बड़े खुश थे इसको देख के कि ये है असली, ये है जिसे हम चाहते थे कि सही में ऐसा रूलर आए जो हमारे इस्लाम को आगे फैला रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर इंसान धर्म में डूब जाता है, वो उसके प्रति कट्टर बन जाए, तो वो ना तो अपने धर्म के लिए अच्छा है, ना वो किसी और धर्म के लिए अच्छा है। आप अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है जरूरत पड़ने पर वो इंसान आपका साथ देगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो आपका दुश्मन बन जाएगा। और औरंगजेब अपने टाइम पर यही करता है, वो अपने धर्म की चाह में वो क्या करता है, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोल ले लेता है, वो इतना कट्टर इंसान बन जाता है। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि जिंदा पीर किसे कहा गया है, तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा गया है। बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन लगा देता है वो, जितनी भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो दूसरी जो उस समय और जो कम्युनिटीज़ थी वो अपनी कुछ भी जो उनकी पूजा पाठ या कोई भी रिलीजियस जो उनकी एक्टिविटी होती थी वो उसको करते थे, तो उन पर पूरी तरह से उसने पाबंदी कर लगा दी, उनको बंद करवा दिया। जो हिंदूज थे उनको कहा कि आप अपने किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को फ्रीली नहीं मना सकते हो। उसके बाद जो औरंगजेब था, देखिए ये तो हमने पढ़ा कि किस तरह से वो बाकी सब धर्मों के खिलाफ चल रहा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम पे ही जो सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे, मनसबदारी सिस्टम कब से शुरू हो रहा था, अकबर के टाइम से हो रहा था। इतने ज़्यादा मनसबदार तो हिंदू अकबर के टाइम पर भी नहीं थे जितने औरंगजेब के टाइम पर जो मनसबदार होते हैं उनमें हिंदू लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग देखने के लिए मिलता है। हालांकि जब हाई पोजीशन की बात करें, मनसबदार मैंने कहा था बहुत सारी पोस्ट होती है, हाई पोस्ट में ये मेरिट को नेगलेक्ट कर दिया करता था। वहाँ पर ये किसको रखता था, जो उसके खुद के जो मुस्लिम जो उसके भाई हैं उनको रखता था। तो मतलब भाई नहीं, भाइयों को तो हटा ही दिया उसने, लेकिन जो उसके मुस्लिम जो वफादार थे ये उनको उन हाई पोस्ट पर रखता था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार थे इसे कोर्ट में थे। हालांकि जो अच्छी पोजीशन थी उन पर मुस्लिम ही हुआ करते थे, लेकिन नंबर्स में अगर हम बात करें तो हिंदू ज़्यादा थे। अकबर के टाइम पे भी हिंदू होते हैं, लेकिन और बहुत अच्छी पोस्ट भी दी जाती है, क्योंकि देखिए अकबर का तो काम ही यही था। अकबर हमेशा ये चाहता था कि जो उसको पता था कि पूरे भारत में अगर इस समय जो कोई स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिटी है वो राजपूतों की है, तो सबसे पहले उन्हीं के साथ हाथ मिलाना जरूरी है, वरना सबसे पहले अगर मैं कुछ भी करूँगा तो यही लोग मुझे रोकेंगे। तो इसीलिए उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बना लेता है, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब होता है वो यहाँ पर हर चीज़ उल्टी करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा जो हिंदू जो मनसबदार थे नंबर्स में, वो औरंगजेब के टाइम पर थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मुगल टाइम पर सबसे ज़्यादा मनसबदारी सिस्टम में हिंदू जो लोग थे वो थे, तो वो औरंगजेब के टाइम पर ही थे। जो फेस्टिवल थे जैसे कि दीपावली, उनको भी शहर में बनाने में रोक लगा दी थी। औरंगजेब के अकॉर्डिंग अब कोई भी दिवाली नहीं बनाएगा। जो हिंदू थे उनका जो अपॉइंटमेंट था मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा जो अपॉइंट ज़रूर हुए हैं मनसबदारी में एज अ मनसब हिंदू, लेकिन जो मेरिट है मेरिट के बेस पे नहीं, बल्कि जो हाई पोजीशन थी उस पर वो मुस्लिम्स को ही रखता था। राजपूत के साथ भी इसके कुछ रिलेशन है कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकबर है उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे, जो राजस्थान के जो रूलर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, एक्सेप्ट मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ में मैंने आपको पूरा बताया है महाराणा प्रताप जी थे, तो उनके टाइम तक जो अकबर होता है वो कभी भी अच्छे रिलेशन वहाँ पर नहीं बना पाता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो अकबर था वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि अपने एम्पायर को थोड़ा शांतिपूर्ण से वो आगे बढ़ाने की कोशिश करे, अच्छा रिलेशन बनाए राजपूत के साथ, क्योंकि उसकी नज़र में जो राजपूत थे वो ग्रेट वॉरियर थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन थी एज अ मिलिट्री लीडर। ठीक है, और उसने अपनी जो आर्मी थी, हमने देखा ही कि राजा मानसिंह को उसने एक अच्छी जो मनसबदारी पोस्ट भी दी हुई थी, साथ में उसके नवरत्नों में शामिल भी थे। तो उसको पता था कि ये जो राजपूत हैं ये बहुत ही मतलब अच्छे वॉरियर भी हैं और वो उनको कितना अच्छा फायदा पहुंचा सकते हैं, कि आपस में लड़ भिड़ के कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि इनसे बना के रखो। अब जहांगीर के टाइम पे क्या होता है, शाहजहां के टाइम पे वही, और जो राजपूत है इनके जो रिलेशन होते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं।
लेकिन उसके बाद भी ये भी कभी भी उनसे जो ट्रीटी होती है, जो उनकी ट्रीटी चलती आ रही थी, उस ट्रीटी को कभी ख़राब नहीं होने देते हैं कि ठीक है बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन जो ट्रीटीज़ इनके बीच में और राजपूत के बीच में हुई थी उनको ख़राब नहीं करने दिया। लेकिन औरंगज़ेब ने उन चीज़ों को, जो ट्रीटी थी उसको भी अपोज़ कर दिया। देखिए, जब जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ था, उधर जो महाराणा प्रताप थे उनकी डेथ हो गई थी। महाराणा प्रताप के बाद आता है उनका बेटा अमर सिंह। अब वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो मेवाड़ के और मुगलों के बीच में, तो वो जहांगीर के साथ मिलकर ट्रीटी कर लेता है कि ठीक है हम आपके अधीन हो जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि एक तो आप आगरा जो हमारा फोर्ट है, मेवाड़ का फोर्ट, उसके साथ वहाँ पर कोई रिकंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करवाओगे। दूसरा, हम आपके कोर्ट में जाके अटेंडेंस नहीं लगाएंगे कि हम में से बार बार आप हमें बुला रहे हो, हम नहीं जाएंगे। जो रेवेन्यू है वो हम आपको भिजवा देंगे आप जितना चाहते हो, लेकिन हम आपके कोर्ट में नहीं आएंगे। और तीसरा, कि हम कोई मैट्रिमोनियल जो अलायंस है वो आपके साथ नहीं बनाएंगे, कि कोई भी शादी वगैरह जो मुगल है, मतलब जो मेवाड़ की जो बेटियां हैं उनकी शादी मुगलों में नहीं होगी। जहांगीर इस बात को मान जाता है कि ठीक है, ये होता है ट्रीटी में। लेकिन जो औरंगजेब होता है वो उस ट्रीटी के खिलाफ चला जाता है। वो क्या करता है, वो राजपूत के साथ ना तो केवल रिश्ते खराब करता है, बल्कि उनकी जो शादी वगैरह होती है, ठीक है ना, वो भी करना चाहता है कि किस तरह से कि इनके जो कोर्ट वगैरह है मैं वहाँ तक उन सबको ले आऊँ। वो हर चीज़ मतलब उस ट्रीटी के खिलाफ जाके करने की कोशिश करता है। ही अटैच द स्टेट ऑफ मारवाड़ फर्स्ट, हुज किंग राजा जसवंत सिंह वॉज लॉयल टू द मुगल एम्पर। तो देखिए, इस समय जब औरंगजेब का रूल चल रहा था, उस समय जो जो मेवाड़ के जो रूलर थे वो राजा जसवंत सिंह थे। वो काफ़ी लॉयल थे मुगल एम्पायर के। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी इन 1678, अब इस बात का फ़ायदा उठाता है औरंगजेब। औरंगजेब क्या चाहता था कि पूरे किंगडम को मैं ऑक्यूपाई कर लूँ, ठीक है, जैसे ही डेथ हुई राजा की। और बाद में जो राजा जसवंत सिंह है वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं अजीत सिंह को। अजीत सिंह उनका छोटा सा बेटा होता है और उनकी वाइफ होती है राजा जसवंत राय की। तो दोनों जो माँ बेटे होते हैं उनको वो छोड़ जाते हैं। अब इस बात का जो औरंगजेब है वो फ़ायदा उठाना चाहता था कि जो इनकी रानी है, इनको बेटा है, इनको भी मैं अडॉप्ट कर लूँ, है ना, और जो पूरा जो किंगडम है मेवाड़ का वो भी मेरा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के खिलाफ चले जाते हैं जो मेवाड़ के लोग होते हैं, क्योंकि ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप ना तो हमारी जो रानी है, मतलब जो हमारी यहाँ जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई शादी वगैरह नहीं करोगे। और ये बिल्कुल पूरा मूड पे था। अब इससे होता क्या है, जो राठौड़ होते हैं, जो मेवाड़ के जो राठौड़ जो राजपूत होते हैं, वो अपनी क्वीन को बचाने के लिए और अपने जो चाइल्ड होता है, जसवंत राय का बच्चा जो होता है, उसको मुगलों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। वो इस चीज़ को बहुत गलत कहते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल मर जाएंगे, लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे। और ये जो लड़ाई झगड़ा है राजपूत के औरंगजेब के बीच में एक लंबे टाइम तक चलता है। यहाँ तक कि जो औरंगजेब का जो खुद का बेटा होता है प्रिंस अकबर, ठीक है, ये बेटा होता है औरंगजेब का, ये भी यहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट कर देता है औरंगजेब के खिलाफ। और जब मेवाड़ के जो रूलर्स हैं उनको पता चलता है कि इसका खुद का बेटा जो अकबर है वो खुद इसके खिलाफ जा रहा है, तो जो मेवाड़ के जो रूलर्स होते हैं वो भी किसका साथ देते हैं, औरंगजेब के बेटे का साथ देते हैं, अकबर का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब है उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वो अपना जो बेटा है उसकी जितनी भी जो रिवॉल्ट वगैरह होती है उसको वो ईजिली सप्रेस कर देता है। जो अपना बेटा जो अकबर होता है उसको हरा देता है यहाँ पर। तो इस तरह से जो उसकी पॉलिसीज़ थी राजपूत के साथ वो बहुत बिगड़ चुकी थी। आप खुद देखिए, सबसे पहले जब मोहम्मद कासिम आया था उस समय उसने जजिया टैक्स की शुरुआत करी थी भारत के अंदर, लेकिन अकबर उस टैक्स को हटा देता है। अब जो औरंगजेब है वो फिर से इस टैक्स को शुरू कर देता है। जैसे मैंने कहा था कि हिंदुओं के लिए तो इसने बड़ा ही बुरा कर रखा था, तो ये वापस से जजिया टैक्स को शुरू कर देता है। जजिया टैक्स क्या था, जो नॉन मुस्लिम्स रूलर पे, ये जो नॉन मुस्लिम जो पीपल्स थे उस समय उन पे लगाया जाता था, मतलब हम कहें तो डायरेक्टली हिंदुओं पे लगाया जाता था। उसने क्या कहा कि रेस्ट्रिक्ट पीपल टू बी इन पोजेशन ऑफ आर्म्स, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा, सब चीज़ों पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। ही ऑल्सो ऑर्डर टू किल गुरु तेग बहादुर। इसने ऑर्डर दिया कि गुरु तेग बहादुर को मार दिया जाए, जो कि 9 सिख गुरु थे, ठीक है ना, और उनके जो 2 बेटे थे, है ना, कि उनको मारने के ऑर्डर दे दिए कि उनको मार दो। आप खुद देख रहे हो अकबर के कितने अच्छे रिलेशन थे कि उन्होंने रामदास को, जो गुरु अर्जुन देव थे, उनके जो पिताजी थे रामदास, उनको उन्होंने 500 बीघा ज़मीन दी थी गोल्डन टेम्पल बनवाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो अकबर का बेटा आता है जहांगीर, वो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। तो रिश्ते तो वहीं से खराब होने शुरू हो गए थे सिखों के साथ। लेकिन आगे चल के ये जो बची कुची कसर है, ये बाकी जो आगे के जो रूलर्स है वो पूरी कर देते हैं। अब जो औरंगजेब होता है वो क्या करता है, वो दूसरे जितने भी जो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर की जो अभी तक तो लोग देखिए इज्जत करते थे थोड़ी बहुत, है ना, अकबर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा था कि उन्होंने उन्हें मान लिया था कि हाँ ठीक है हमारे किंग है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर जो लोग थे, अब उनकी नज़रों में जो मुगल सल्तनत थी वो गिरने लगी थी। कोई चाहता ही नहीं था इन्हें कि अब ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रुके, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा हार्श हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो मुगल सल्तनत का हम कहेंगे जो डिक्लाइन जो पीरियड था वो यहीं से शुरू हो गया था। औरंगजेब तो पावरफुल था तो इसलिए उसने लोगों को डरा धमका के रखा हुआ था, लेकिन जो आगे के रूलर्स आते हैं वो ये काम नहीं कर पाते हैं। और रिश्ते तो सबसे पहले ही जो औरंगजेब है वो खराब करके जाता है। Aurangzeb, for his anti-Hindu religious measures, had to face the formidable section of the Hindu society such as Rajput, Maratha and the Sikh. औरंगजेब ने अपनी ऐसी पॉलिसीज के चलते उससे सबसे दुश्मनी मोल ले ली थी, चाहे हिंदू हो, राजपूत हो, मराठा हो, सिख हो, सबसे
का वो मतलब हम कहें तो दुश्मन बन चुका था, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। अब देखिए रिवॉल्ट की बात करें अब सिखों के साथ, सिखों के साथ भी जो रिश्ते थे वो खराब हो चुके थे। औरंगजेब ने क्या करा, सिखों को फोर्स करा आ पीसफुल रिलीजियस कम्युनिटी टेक अप अ आर्म अगेंस्ट हिम। देखिए जो सब जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ तक कि जब जो मैंने आपसे बताया कि जो औरंगजेब है वो ऑर्डर देता है गुरु तेग बहादुर को मारने का, तो कहीं ना कहीं सिखों को ये बात ना बहुत पहले क्लियर हो गई थी जब जहांगीर गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है कि इसके बाद भी कोई ऐसा रूलर आ सकता है कि हमें उसके साथ रिवॉल्ट में खड़ा होना पड़ जाए। तो हमें खुद को इतना तैयार करना है कि आगे कोई ऐसा मुगल रूलर आए तो हम तैयार रहें लड़ने के लिए। और देखिए वही होता है, अब आगे आ जाता है औरंगजेब आ जाता है। Akbar had friendly relation with the Guru Ramdas and also donated 500 bigha land in Amritsar, but from the reign of the Jahangir, there was the tussle between the मुगल्स एंड द सिख कम्युनिटी। तो मैंने आपको बता दी है सारी बातें कि अकबर किस तरह से जो बहुत सारी जो ज़मीन है गुरु रामदास को देता है, डोनेट करता है टेम्पल बनवाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो रिश्ते हैं सिखों के साथ वो मुगलों के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जहांगीर के टाइम से। जहांगीर मैंने आपको बताया गुरु अर्जुन देव की वो हत्या भी करवा देता है, क्योंकि क्यों करवाता है जहांगीर गुरु जो अर्जुन देव की जो हत्या होती है, क्योंकि वो उसके बेटे जो खुसरो होता है, मिर्ज़ा खुसरो होता है, वो उसका साथ देते हैं। मिर्ज़ा खुसरो को अकबर भी बहुत पसंद करता था, क्योंकि जो जहांगीर था मैंने आपको बता दिया वो इतना अच्छा हम कहेंगे रूलर नहीं था अकबर की नज़रों में, जितना अच्छा उसका जो पोता था अगर खुसरो वो था। तो इसलिए जो अकबर था वो बहुत पसंद करता था खुसरो को। जो जहांगीर और जो मान बाई का बेटा था, मान बाई आपको पता है ना, राजा मान सिंह की जो बहन थी उनकी शादी जहांगीर से हुई थी अकबर के बेटे से, तो ये उन्हीं का बेटा था खुसरो। तो इसीलिए जो खुसरो है उसको चाहते थे जो लोग कि अगला सक्सेसर वो बने, लेकिन जहांगीर कह रहा मेरा नंबर आया नहीं है और तुम इसका नंबर लगा रहे हो। तो खुसरो का साथ देता है गुरु अर्जुन देव, तो इसीलिए जहांगीर होता है वो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो वहीं से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद गुरु अर्जुन देव के बाद आते हैं गुरु हरि गोविंद सिंह। तो उनको ये बात पता थी कि अब मुगल बन चुके हैं हमारे दुश्मन और ऐसा कदम ये दोबारा भी उठा सकते हैं, तो इसीलिए हमें खुद को तैयार करना है और ये अपनी आर्मी को जो का सिख जो लोग होते हैं उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं आगे वॉर के लिए, क्योंकि इनका जो अब भरोसा था वो मुगलों पर से उठ चुका था। अब जो गुरु तेग बहादुर होते हैं वो 9th गुरु होते हैं सिख के, और वो जैसे ही अपनी आवाज़ उठाते हैं जो भी ये औरंगजेब जो काम कर रहा था, जैसे मैंने कहा जजिया लगा दिया, लोगों पर बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे रहा है, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके खिलाफ जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने जब औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई तो औरंगजेब को तो गुस्सा आ गया इस बात से, उन्होंने ऑर्डर दे दिया गुरु तेग बहादुर को मरवाने का। अब हुआ क्या, औरंगजेब ने जब ऑर्डर दिया तो जो गुरु थे उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको लाया गया दिल्ली। औरंगजेब आस्क्ड हिम टू एम्बैरस इस्लाम और गिव हिज हेड। उन्होंने कहा, औरंगजेब ने क्या कहा कि या तो आप इस्लाम को अपना लो या फिर आपका जो सर है उसको अलग कर दिया जाएगा। गुरु ने कहा कि मैं अपना सर कटवाना पसंद करूंगा लेकिन मैं किसी और धर्म में जो मेरा फेथ है वो नहीं आएगा, मतलब मैं इस्लाम को नहीं अडॉप्ट करूंगा। अब इसी के चलते जो तेग बहादुर है उनका सर कटवा दिया जाता है 1675 में। और यहाँ पर जो सिख यूनिटी उनकी हम कहेंगे जो टॉलरेंस थी, अभी तक तो वो फिर भी थोड़ा ये सोच के बैठे थे कि चलो ठीक है, लेकिन अब उनकी जो टॉलरेंस पावर थी उसका एंड हो चुका था। जो सिख थे अब उन्होंने अपने, उसके बाद आते हैं जो 10th गुरु गोविंद सिंह होता है, ये तो 9 थे जो तेग बहादुर थे, अब इनके बाद आते हैं 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब इनके साथ बड़ी जमकर फाइट होती है मुगलों की, औरंगजेब की और इनकी, और यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह है वो एक फाइटिंग फोर्स तैयार करते हैं जिसका नाम वो देते हैं खालसा। खालसा का मतलब होता है प्योर, तो मतलब अपनी ये आर्मी यहाँ पर बना देते हैं कि अब तो ना हमें इन मुगलों के खिलाफ, क्योंकि देखिए इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गुरु हैं उनको मरवा दिया गया था। पहला किसने मरवाया था, जहांगीर ने मरवाया था, और अब जो दूसरे थे उसको किसने मरवा दिया था, औरंगजेब ने मरवा दिया था। पहले वाले का नाम क्या था, गुरु अर्जुन देव था उनका नाम, और इनका नाम था तेग बहादुर। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की जो नींव थी वो रख दी थी, और जो खालसा थी वो एक फाइटिंग फोर्स थी। जो मेंबर थे खालसा के वो अपने पास कुछ चीज़ें रखते थे, मतलब हम कहेंगे तो उनकी एक आइडेंटिटी थी वो, ठीक है, उनकी ड्रेस का पार्ट था। उसमें 5 चीज़ें की जो शुरुआत थी वो के से होती थी। पहला के से उनके जो केस थे जिन्हें हेयर बोलते हैं, किरपन, ठीक है ना, उसके बाद जो उनका कच्चा मतलब अंडरवियर, कंघा, कॉम है ना, और जो कड़ा जो उनकी आयरन बैंगल थी, ठीक है। एवरेज सिख टुक आस कॉमन सरनेम, और क्या कहा है जितने भी जो सिख हैं वो सब एक कॉमन सरनेम लेंगे, और क्या सरनेम था वो, सिंह। जो सिख थे उस समय उनकी बहुत सारे जो सिख होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन साथ में जो सिख होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिबेलियन करते हैं वो उनके खिलाफ, कहीं ना कहीं हम कहीं तो इनका जीना मुश्किल कर देते हैं वो मुगल आर्मी का, बार बार कुछ ना कुछ वॉरफेयर करते ही रहते हैं। अब बात करते हैं रिवॉल्ट। अब जाट के साथ संबंध कैसे खराब होते हैं औरंगजेब के, तो देखिए सबसे पहले हम बात वही करेंगे जो पहला सेक्शन था जिसके साथ मुगल एम्पायर के जो कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, जाट के साथ शुरू होते हैं। जो जाट थे उस समय वो एक ऐसे एरिया में थे आगरा और दिल्ली के जो दोनों साइड से कवर था यमुना से। जो जाट थे उस समय पीजेंट कल्टीवेटर थे, और कुछ उनमें से जो जमींदार भी थे। जो जाट थे उस समय वो पीजेंट थे जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, और कुछ अच्छे खासे जमींदार भी थे।
With a strong sense of brotherhood and justice, the Jat had often came into conflict with the Mughal. सब परेशान थे इनकी पॉलिसी से, अब ये जाट भी परेशान थे जहांगीर से, तो सारे मिलके ये अपना भाईचारा दिखाते हुए मुगलों के खिलाफ इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है. जो कॉन्फ्लिक्ट विद द जाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन द रेन ऑफ द जहांगीर शाहजहां ऑन द इशू ऑफ कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू, क्योंकि लैंड रिवेन्यू का जो कलेक्शन था वो जहांगीर और शाहजहां के टाइम से इन पे इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कहीं ना कहीं जो जाट थे उनके बीच में तो उनका और मुगलों का कॉन्फ्लिक्ट तो जब भी शुरू हो गया था, लेकिन होता ना एक हद पार हो जाती है तो तब इंसान की जो पेशेंस पावर होती है वो खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर भी यही हुआ. ऑल द इंपेरियल रोड ऑफ द डेक्कन एंड द वेस्टर्न सी पोर्ट पास थ्रू द जाट एरिया. तो देखिए जो जाट का जो एरिया था वो एरिया ऐसा था कि जो भी ट्रैवलर वगैरह को निकलना होता था अपना ट्रेड वगैरह करने के लिए तो वो उन्हीं के एरिया से होकर निकलते थे. और अब जो जाट थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इनसे, तो जो जाट थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो बीच में से कोई भी ट्रैवलर आता था या इनका कोई भी ट्रेड होता था उसको वो लूट लिया करते थे. अब इससे नुकसान पहुंच रहा था मुगल जो रूलर्स थे उनको. अब ये बात से जो औरंगजेब था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था. होता क्या है फिर इन 1669 अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल जमींदार गोखला, एक लीडरशिप मतलब एक आर्मी से तैयार होती है इनकी जाट की भी, और उसमें जो लीडरशिप कर रहे होते हैं वो वहीं के एक लोकल जमींदार होते हैं गोखला. ठीक है, और ये क्या कर देता है, वॉर छेड़ देता है, रिबेल करना शुरू कर देते हैं. और देखिए ये जो रिबेलियन था ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो किसान थे वो लैंड रिवेन्यू से परेशान हो चुके थे. तो हम कहेंगे कि पीजेंट का हम कहेंगे विद्रोह था ये. ठीक है, कोई रिलीजियस नेचर का नहीं था. जो रिबेल था वो औरंगजेब के खिलाफ था और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कहे तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शन के थ्रू हमें देखा जाता है. जो जाट थे यहाँ पर डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए औरंगजेब की आर्मी बहुत बड़ी थी. हालांकि जो नंबर्स में यहाँ पर जाट ज़्यादा थे लेकिन औरंगजेब की जो आर्मी थी वो ट्रेन थी, उनके पास अच्छी आर्टिलरी थी. तो यहाँ पर जो जाट होते हैं वो हार जाते हैं. गोखला को कैप्चर कर लिया जाता है लेकिन वो वहाँ से भाग निकलते हैं. 1685 में क्या होता है फिर, इन्हीं के दूसरे जो जाट होते हैं वो दूसरी लीडरशिप में आते हैं राजा राम की. ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड रिबेल शुरू हो जाता है जाट की तरफ से. मतलब जो जाट है ना वो भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये भी बार बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं. यहाँ पर इस बार ये अडॉप्ट करते हैं गौरीला वॉरफेयर. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये मुगल की आर्मी को. जो रिबेल था वो कंटिन्यू रहता है 1691 तक. तो ये जो रिबेल था ये इतनी जल्दी जो जाट का जो रिबेल था वो दबता नहीं है, 1691 तक ये चलता रहता है. वैन देयर लीडर राजा राम एंड हिज सक्सेसर चूड़ामन वर कंपेयर टू सरेंडर. अब देखिए सबसे पहले कौन किसकी लीडरशिप में करा, गोखला की लीडरशिप में करा, उसके बाद राजा राम की लीडरशिप में करा. अब आते हैं चूड़ामन. लेकिन ये चूड़ामन होते हैं ये अपने आप को सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनको सरेंडर करना पड़ जाता है. In spite of the unrest among the Jat peasant were remained persistent and their plundering activities made the Delhi Agra road unsafe for the traveler. तो इनकी जो जाट का जो रिबेलियन था, ठीक है, इनके जो एक्शंस थे उनकी वजह से जो ट्रैवलर्स थे उनका दिल्ली और आगरा में कुछ भी आना जाना या अपना ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसी को जो ये जाट थे ये लूट लिया करते थे. ड्यूरिंग 18th century, taking advantage of the Mughal civil war and the weakness, Chudaman carved out a separate Jat principality in the area to outset the Rajput zamindar. तो इसी के चलते अब 18th सेंचुरी में होता क्या है, जो भी मुगल आर्मी है उसके बीच में पड़ जाती है, मुगल सिविल वॉर उनके बीच में छिड़ जाती है. और कहीं ना कहीं जो मुगल्स होते हैं यहाँ पर उनके अंदर वीकनेस देखने के लिए मिलती है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं चूड़ामन, जो जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था. लेकिन उनको पता था अब जो ये रूलर्स हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है, ना तो ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहे हैं औरंगजेब के बाद. तो यहाँ पर जो चूड़ामन होते हैं वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर अपनी वो एक सेपरेट जाट जो एरिया होता है उसको बना लेता है भरतपुर. ठीक है, ये आपका राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा. वहाँ पर ये जाट कम्युनिटी करके ये जाटों के लिए एक अलग से अपना जो एरिया है उसको स्टैब्लिश कर लेते हैं. ये देखिए ग्रोथ है पूरी मुगल एम्पायर की जो 1526 से 1707 में हुई है. बात करें बाबर की तो आप जितना भी जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ये वो है जिसको जो बाबर था वो कंसोलिडेट करके गया था. ठीक है, उसके बाद फिर कुछ पार्ट वो है जो अकबर भी इसमें ऐड करता है. ठीक है, छोटा मोटा पार्ट था क्योंकि जो बाबर था वो जीत के तो बहुत कुछ गया था लेकिन पावर को कंसोलिडेट करके नहीं गया था. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया हुमायूं आया, लेकिन हुमायूं के भी अपने भाइयों के साथ झगड़े चलते रहते हैं. उसके बाद शेर शाह सूरी के साथ झगड़ा चलता है जिसके चलते हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ता है. लेकिन बाद में शेर शाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं फिर आता है और फिर से नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर करता है. लेकिन उस पावर को अच्छे से कंसोलिडेट कौन करता है, अकबर करता है. तो मैंने आपको दिखा दिया. तो ये पूरा जितना भी आप एरिया यहाँ तक देख रहे हैं ये वो एरिया था जो अकबर के टाइम तक था. लेकिन जो औरंगजेब है वो उस एरिया को और नीचे तक एक्सपेंड करता है, साउथ तक लेके जाता है. तो इस तरह से काफ़ी अच्छा जो बड़ा एरिया था वो औरंगजेब ने कैप्चर ज़रूर कर लिया था. लेकिन हम कहें तो लोगों की नज़रों से अब जो मुगल सल्तनत थी और जो मुगल रूलर थे वो बिल्कुल उतर चुके थे. तो यहाँ पर इस तरह से जो औरंगजेब है वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालता है. वो आप लोग देख सकते हो कितना ग्रेट था. तो इस तरह से जो हमारा लेक्चर है उसका एंड होता है. अब आगे जो मैं लेक्चर कवर करूँगी मैं उसमें आपको बताऊँगी कि औरंगजेब और जो शिवाजी थे उनके बीच में किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो चलते रहते हैं और उसके चलते क्या होता है. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए. थैंक यू.